ओके जी, सो इन आवर वीडियो सीरीज ऑफ एनीमिया हम कवर कर चुके हैं माइक्रोसाइटिक एनीमियाज को। अब हमने बात करनी है नॉर्मोसाइटिक एनीमिया की। माइक्रोसाइटिक में क्या हो रहा था, आरबीसी का साइज स्मॉल हो जाता था। माइक्रोसाइटिक भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, उसमें आरबीसी का साइज बिगर हो जाएगा। लेकिन नॉर्मोसाइटिक जो होते हैं उनके अंदर आरबीसी का साइज आपका सेम रहता है। सो इनके अंदर आरबीसी आरबीसी का साइज और उनके अंदर मौजूद हीमोग्लोबिन इज गुड। लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या होती है, अब फॉर एग्जाम्पल किसी का एक्यूट ब्लड लॉस हो गया, कोई एक्सीडेंट हुआ और कंटिन्यूसली उसकी बॉडी से ब्लड जाता रहा, तो क्या होगा, उसकी बॉडी में ब्लड की, आरबीसी की या फिर हीमोग्लोबिन की हो जाएगी कमी, और इसी को हम एनीमिया बोलेंगे। लेकिन अगेन, क्या ऐसा कुछ हुआ कि ड्यूरिंग एक्सीडेंट उसके आरबीसी का साइज स्मॉल या बिगर हो गया? नहीं हुआ, तभी हम इसको नॉर्मोसाइटिक एनीमिया कहते हैं। सेकंड एग्जाम्पल आपके पास है ए प्लास्टिक एनीमिया की, ये भी मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। ए प्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, आपके बोन मेरो के अंदर आरबीसी की प्रोडक्शन हो रही होती है। अब बोन मेरो आरबीसी नहीं बना पाएगी, आरबीसी नहीं होगा, हीमोग्लोबिन नहीं होगा, अगेन एनीमिया। लेकिन क्या ऐसा कुछ हो रहा है कि बोन मैरो के अंदर आरबीसी का साइज़ बिगर या स्मॉल हो रहा है? तभी ये भी आपको नॉर्मोसाइटिक एनीमिया है। फिर हीमोलाइटिक एनीमिया, इसके अंदर क्या होता है, आरबीसी एबनॉर्मली टूटते जाते हैं। हीमोलाइसिस होती रहती है, मीन्स हीमोग्लोबिन का लाइसिस, हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होता रहता है। अब इसके अंदर भी ऐसा कुछ नहीं होगा कि आरबीसी का साइज़ जो होगा वो बहुत स्मॉल या बहुत बिगर हो जाएगा। तो तभी इन सब को हम पढ़ेंगे इन द अंडर द हेडिंग नॉर्मोसाइटिक एनीमियाज़। अब मैं आपको क्या करने लगी हूँ, मैं आपको बताने लगी हूँ कि हीमोलाइटिक एनीमिया का मीनिंग क्या है, मैं आपको वो इंट्रो देने लगी हूँ। फिर मैं क्या करूँगी, फिर मैं आपको एक-एक करके ये सारे के सारे हीमोलाइटिक एनीमिया पढ़ाऊँगी। और फिर साथ हम एप्लास्टिक एनीमिया भी पढ़ेंगे और अपने नॉर्मोसाइटिक एनीमिया को भी खत्म करेंगे जल्दी से। तो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ अबाउट द हीमोलाइटिक एनीमियाज़। ओके, अब सबसे पहले हीमोलाइटिक एनीमिया हम कहते हैं किसको हैं? आपको पता है कि आपका आरबीसी जो होता है वो 120 डेज़ तक सर्वाइव करता है। उसके बाद क्या होता है, वो आरबीसी टूट जाता है, वो हीमोग्लोबिन टूट जाता है और हम एक नया आरबीसी बना लेते हैं। लेकिन अगर वो 120 डेज़ से पहले एग्ज़ाम्पल 10 टू 15 डेज़ में टूट रहा है, तो पक्का आपके आरबीसी के साथ कोई एब्नॉर्मैलिटी है जिसकी वजह से उसका लाइसिस हो रहा है। और फिर ये क्या करेगा, आरबीसी टूटते जाएँगे। अब आपके जो बनने का रेट होगा वो तो सेम रहेगा, लेकिन टूटने का रेट इंक्रीज़ हो जाएगा। तो एज़ अ रिज़ल्ट क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर आरबीसी की कमी हो जाएगी, इसी को हम एनीमिया बोलेंगे। तो क्या लिखा है, एनीमिया इज़ ड्यू टू हीमोलाइसिस। इंक्रीज़ हीमोलाइसिस मीन्स नॉर्मल भी हीमोलाइसिस होती है 120 डेज़ बाद, लेकिन अब इंक्रीज़ हो जाएगी हीमोलाइसिस और आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना हो जाएगा, 120 डेज़ से 10 टू 15 डेज़ हो जाएगा। क्या होता है, इसके अंदर आपके प्रीमैच्योर डिस्ट्रक्शन हो जाती है आपके रेड ब्लड सेल्स की। अब इसकी वजह से ना हमको क्या-क्या कॉन्सिक्वेंसेज़ देखने को मिल सकते हैं, क्या-क्या प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिल सकती हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है, अगर आपके आरबीसी का ब्रेकडाउन कंटिन्यूअसली हो रहा है, एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आरबीसी आपके टूटते जा रहे हैं, तो आपकी अब बॉडी क्या करेगी, आपकी बॉडी चाहेगी कि वो भी आरबीसी की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर दे, क्योंकि आपके आरबीसी जल्दी-जल्दी टूट रहे हैं। तो क्या होता है, आपकी बॉडी आरबीसी की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने की कोशिश करती है। उसके रिज़ल्ट में क्या होता है, आपको रेटिकुलोसाइटोसिस देखने को मिलता है। आरबीसी की प्रीमैच्योर फॉर्म होती है जिसको हम कहते हैं रेटिकुलोसाइट्स। तो आपको बहुत सारे रेटिकुलोसाइट्स देखने को मिलेंगे। वो कौन होंगे, वो इम्मैच्योर आरबीसी होंगे। तो आपकी बोन मैरो क्या करेगी, बहुत सारे रेटिकुलोसाइट्स बना लेगी ताकि बहुत जल्दी-जल्दी आरबीसी बन जाएँ। तो आपकी बॉडी के अंदर रेटिकुलोसाइटोसिस हो जाता है, मीन्स इंक्रीज़ रेटिकुलोसाइट्स हो जाते हैं, ठीक है? साथ एरिथ्रॉइड हाइपरप्लेज़िया, आपकी जो बोन मैरो होती है वो अपने सेल्स को इंक्रीज़ कर लेती है। हाइपरप्लेज़िया का मीनिंग होता है इंक्रीज़ इन नंबर। तो आपका जो बोन मैरो है वो अपना सेल्स का नंबर इंक्रीज़ कर लेती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स को प्रोड्यूस करे और उनसे आरबीसी की प्रोडक्शन करे। अब क्या होता है, जब बोन 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 मैरो ऐसा करती है ना, तो बोन्स आपकी, ऑफ कोर्स आपकी बोन्स के अंदर ही आरबीसी की प्रोडक्शन हो रही है, तो आपकी बोन्स जो होती हैं वो वाइड हो जाती हैं, ठीक है? तो आपको स्केलेटल डिफ़ॉर्मिटीज़ देखने को मिलती है। यहीं कहीं मैं आपको थैलेसीमिक फेस शो कर दूँगी। तो कुछ इस तरह का फेस होता है, वो बड़ा वाइड सा ऐसा ब्रॉड सा फेस होता है। ये होता क्यों है? क्योंकि आपकी जो अंदर मौजूद बोन्स हैं, वो आरबीसी को बहुत ज़्यादा बनाने की कोशिश कर रही हैं और आरबीसी टूटते जा रहे हैं। तो एज़ अ रिज़ल्ट आपकी बोन्स भी वाइड होती जा रही है, उनके अंदर मौजूद जो सेल हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं और ये जो फेस आपको देखने को मिल रहा है, ये आपको थैलेसीमिया में देखने को मिलता है। क्योंकि उसके अंदर भी क्या होता है, आपके बीटा ग्लोबिन चेन सही से बन नहीं पाती, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ थैलेसीमिया। बीटा ग्लोबिन चेन सही से बन नहीं पाएँगी, आरबीसी जल्दी-जल्दी टूटते जाएँगे, एज़ अ रिज़ल्ट क्या होगा? आपकी बोन्स बनाने की कोशिश करेंगी आरबीसी को, बोन्स वाइड हो जाएँगी और आपको थैलेसीमिक फेस देखने को मिलेगा। आपको मैंने थैलेसीमिया पढ़ाया था अंडर द हेडिंग माइक्रोसाइटिक एनीमिया, क्योंकि उसके अंदर आरबीसी का साइज़ स्मॉल हो जाता है। लेकिन ये भी आप याद रखो कि हम इसको हीमोलाइटिक एनीमिया भी कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी आपके आरबीसी टूट जाते हैं, सही है? अच्छा, इसके अलावा फीचर ऑफ डैमेज सेल्स, अब जो आपके आरबीसी बनेंगे ना, वो भी कोई नॉर्मल नहीं बनेंगे। क्योंकि ऑफ कोर्स एक तरफ आरबीसी टूटते जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप जल्दी-जल्दी आरबीसीज़ बना रहे हो, तो आरबीसी आपके जो बनते भी हैं, तो वो एब्नॉर्मल ही बनते हैं। जैसे कि सिकल सेल एनीमिया में आपको देखने को मिलेंगे सिकल सेल्स। आपको कुछ और आरबीसी देखने को मिलते हैं, इलेक्ट्रोसाइट्स हम उनको कहते हैं। कभी-कभी आपको रेड सेल के फ्रेगमेंट देखने को मिलते हैं, जिनको हम हिस्टियोसाइट्स कहते हैं। कभी-कभी आपको स्फीरोसाइट्स देखने को मिलते हैं, इनको हम स्फीरोसाइट्स कहेंगे। तो ये क्या हैं? ये सब के सब एबनॉर्मल आरबीसी हैं। मैं आपको पिक्चर भी दिखा देती हूँ इनकी।
देखिए जी, ये आपका वही फ्रेगमेंटेड आरबीसी है, इसको शिस्टियोसाइट बोला, ये लिप्टोसाइट है। ओके जी, इसके अलावा सिकल सेल ये रहा और बाकी ये सब भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ये सब क्या हैं? एबनॉर्मल आरबीसीज़ हैं। आरबीसीज़ की जो शेप होगी वो उनमें वेरिएशन आ जाएगी। जो नॉर्मल बाइकॉनकेव शेप होती है उससे ये सारी शेप जो होंगे वो एक्वायर्ड कर लेगा आरबीसी और ये एबनॉर्मल होगा। ठीक है जी। तो अभी तक आपने क्या देखा कि जब आरबीसी की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, तो क्या हो रहा है बोन मैरो के अंदर? साथ जो सेल्स बन रहे हैं, वो भी डैमेज बन रहे हैं। थर्ड आपको ये देखना है कि आपके ये जो रेड सेल होते हैं, अब वो टूट रहे हैं। अब जब ये रेड सेल टूटते जा रहे हैं, तो इनमें से क्या निकल रहा है? अब यहाँ इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊँगी, फिर मैं आपको वापस नोट्स की तरफ लेके आऊँगी। ठीक है जी। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि आपके आरबीसी जब डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं तो उससे बॉडी पे क्या-क्या फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। अब आपको पता है कि आरबीसी या तो वेसल के अंदर टूटेंगे, जिसको हम बोलेंगे इंट्रावेस्कुलर हेमोलाइसिस या तो वो वेसल के बाहर स्प्लीन, लिवर या फिर बोन मैरो में आरबीसी का ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो उसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोलाइसिस जिसके अंदर आउट ऑफ द वेसल आरबीसी ब्रेकडाउन होता है। पहले मैं आपसे बात करती हूँ एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोलाइसिस की कि जब आपका आरबीसी टूटेगा स्प्लीन, लिवर या फिर बोन मैरो के अंदर, ठीक है? अब देखें फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो आरबीसी है उसका ब्रेकडाउन हुआ, उसमें से हीम निकला और ग्लोबिन निकला। ग्लोबिन टूट के अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो गया। हीम जो था उसमें से फिर आपको आयरन और पोरफायरिन रिंग मिली। अब आयरन क्या होगी? आयरन जाके बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएगी और अगर कंटिन्यूअसली एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोलाइसिस होती रहेगी तो हो सकता है कि बॉडी के अंदर आयरन का ओवरलोड आपको देखने को मिले, जिसको हम बोलते हैं हीमोसिड्रोसिस, ये भी आप पढ़ोगे जीआईटी में। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको आयरन का ओवरलोड देखने को मिले। इसके अलावा पोरफायरिन में से बिलिरुबिन निकलती है, जो कि अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म में होगी, फिर लिवर के पास जाके कॉन्जुगेट हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, वो खुद को यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट करेगी, जिसमें से कुछ पर्सन निकलेगा, जिसको आप यूरोबिलिन बोलोगे, फिर स्टरकोबिलिनोजन में कन्वर्ट करेगी, उसमें से स्टरकोबिलिन निकलेगा। ये पॉइंट्स यहाँ पे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। याद आपको ये रखना है कि होता क्या है, एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोलाइसिस के बाद एनीमिया हो जाता है क्योंकि आपके आरबीसी टूट रहे हैं। जॉन्डिस हो जाता है क्योंकि बिलिरुबिन जो है वो बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर अब टूट-टूट के अक्यूमुलेट होती जा रही है और आपको जॉन्डिस करवा सकती है। इसके अलावा ये सब कुछ हो कहाँ रहा होगा? स्प्लीन में हो रहा है एग्ज़ाम्पल, तो स्प्लीनोमेगाली देखने को मिलेगी। लिवर में होगा तो आपको हेपेटोमेगाली देखने को मिलेगी। सही है? अब यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? स्प्लीन, लिवर या फिर बोन मैरो के अंदर मैक्रोफेजेज़ होते हैं जो कि आपके आरबीसी का ब्रेकडाउन कर देते हैं। सेकंड ईयर में फिजियो में इम्यूनिटी आप पढ़ के आ चुके हो, आपको पता है मैक्रोफेज होते हैं, वो आपके लिवर के पास होते हैं तो उन्हें हम कुपर सेल्स बोल रहे होते हैं। जब वो ब्लड में होते हैं तो उन्हें हम मोनोसाइट बोलते हैं और जब वो टिश्यू में आ जाते हैं जैसे कि स्प्लीन और लिवर में आ गए तो उनको मैक्रोफेज कह रहे होते हैं। सही है? इनका काम है ये आपके प्रोटेक्टिव सेल्स हैं, इन्होंने आरबीसी का ब्रेकडाउन कर देना है इन स्प्लीन, लिवर एंड बोन मैरो। ये आपने फीचर्स पढ़े एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोलाइसिस के। अब अगर मैं आपको कोई भी हेमोलाइटिक एनीमिया पढ़ा रही हूँ, मैं आपसे बोलूँगी कि यहाँ पे एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोलाइसिस होती है, तो आपने समझ लेना है कि उसका जो पेशेंट होगा उसको एनीमिया होगा, जॉन्डिस होगा और स्प्लीनोमेगाली होगी। ये पॉइंट्स बस आपने याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं इंट्रावेस्कुलर हेमोलाइसिस की। इंट्रावेस्कुलर हेमोलाइसिस में क्या होगा? आपके आरबीसी ब्लड वेसल के अंदर ही ब्रेक डाउन हो जाएँगे। हो सकता है कि मैकेनिकल इंजरी हो, पैरासाइट हो या कोई टॉक्सिन हो या फिर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम रिस्पॉन्सिबल हो। वो हम देखेंगे कि किस टाइप की एनीमिया में हमें किस की वजह से हेमोलाइसिस देखने को मिलती है। लेकिन वेसल के अंदर मिलेगी तो उसको इंट्रावेस्कुलर हेमोलाइसिस बोल देंगे। अब जब आपका हेमोलाइसिस यानी कि हीमोग्लोबिन टूटता है, तो हीमोग्लोबिन आपके प्लाज़्मा में होता है, ब्लड के प्लाज़्मा में होता है। साथ ब्लड में एक प्रोटीन मौजूद होती है, उसको हम कहते हैं हेप्टोग्लोबिन। जब भी हेप्टोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन साथ मिलते हैं, उनका कॉम्प्लेक्स बनता है ना, तो उनको हमारा जो फेगोसाइट यानी कि वही आपके मैक्रोफेजेस का जो पूरा सिस्टम है, वो उनको क्लियर कर देगा। उनका वो इन दोनों को टूट-फूट के जितना भी डेब्रिस होगा, इनको वो मैक्रोफेजेस खा लेंगे, ठीक है? तो हम कहते हैं कि आपके ये जो हेप्टोग्लोबिन होते हैं, वो इंट्रावेस्कुलर हेमोलाइसिस में बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे हीमोग्लोबिन ब्लड में टूट-टूट के आ रहे होते हैं। तो क्या होता है, हीमोग्लोबिन आते गए, हेप्टोग्लोबिन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते गए, उनको मैक्रोफेजेस तोड़ते रहे। तो इसलिए हेप्टोग्लोबिन बहुत सारे यूज़ हो जाते हैं, हीमोग्लोबिन तो कंटिन्यूअसली टूट ही रहे होते हैं। तो इसलिए आपको डिक्रीज़ हेप्टोग्लोबिन मिलेगा ऐसे पेशेंट्स के अंदर। इसके अलावा हीमोग्लोबिनीमिया मीन्स आपको ब्लड के अंदर बहुत सारा हीमोग्लोबिन मिलेगा क्योंकि ऑफ कोर्स आरबीसी टूटते जा रहे हैं, हीमोग्लोबिन आता जा रहा है। साथ हीमोग्लोबिनूरिया, अब जब ये ब्लड में होगा तो आपका ब्लड किडनी के पास जाके फ़िल्टर होगा, तो जितना भी हीमोग्लोबिन होगा वो आपको यूरिन में भी देखने को मिलेगा। तो आपके ब्लड से फ़िल्टर होके यूरिन में भी आ जाएगा, इसको हम बोलेंगे हीमोग्लोबिनूरिया। इसके अलावा हीमोसिड्रीन्यूरिया, क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन अगर टूटेगा तो उसमें से आयरन निकलेगा, तो आपको आयरन भी यूरिन में देखने को मिल सकता है, इसको हम क्या कहते हैं? हीमोसिड्रीन्यूरिया। इसके अलावा एनीमिया तो और जॉन्डिस तो देखने को ही मिलेगा, क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स जब हीमोग्लोबिन टूटेगा तो इसमें से यही बिलिरुबिन निकलेगा, ये जॉन्डिस आपको करवा सकता है। तो अब जब भी मैं आपको बोलूँगी कि कोई जो हीमोलाइसिस होगी, इस एनीमिया में एक्स्ट्रावेस्कुलर होगी, तो उस एनीमिया का जो पेशेंट होगा उसको एनीमिया जॉन्डिस और स्प्लीनोमेगाली होगी। और अगर मैं कहूँगी कि इस जो एनीमिया है उसके अंदर इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस होती है, तो आपने समझ लेना है कि एनीमिया, जॉन्डिस तो ये तो देखने को मिलता ही है,
लेकिन साथ आपको हेप्टोग्लोबिन कम मिलेगा, हीमोग्लोबिनूरिया, हीमोग्लोबिनीमिया और साथ हीमोसिट्रीन्यूरिया भी देखने को मिल सकता है। डन, अब हम वापस से चलते हैं नोट्स की तरफ। हमने ये सब कुछ पढ़ लिया, यही सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके अगर रेड सेल डिस्ट्रॉय होंगे तो क्या होगा, या तो वेसल के बाहर होंगे या तो वेसल के अंदर होंगे। अब अगर वो वेसल के बाहर होते हैं तो ये एक मेजर मैकेनिज्म है, मैक्रोफेज की वजह से होता है, स्प्लीन, लिवर और बोन मैरो करवाते हैं। इसके रिजल्ट में आपको एनीमिया, जॉइंटिस, स्प्लीनोमेगैली और गॉल ब्लैडर के स्टोन्स देखने को मिल सकते हैं। ये हमने बात की एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोलाइसिस की। अब हम बात करेंगे इंट्रावेस्कुलर हेमोलाइसिस की। इसके अंदर क्या होता है, ये एक माइनर मैकेनिज्म है, ब्लड वेसल के अंदर ही ब्रेक डाउन हो जाता है, मैकेनिकल इंजरी, पैरासाइट या पैथोजन की वजह से हुआ होता है। इसके अलावा ये वही सारे फीचर जो मैंने आपको पीछे बताए वो देखने को मिलते हैं, जॉन्डिस में देखने को मिलता है मगर मिनिमल होता है, जॉन्डिस इसका मेन फीचर है, ठीक है? आरबीसी तो इसमें भी टूट रहे हैं, हीमोग्लोबिन तो इसमें भी टूट रहे हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा हीमोलाइसिस होती है स्प्लीन के पास और आपको मेनली जॉन्डिस ही देखने को मिल रहा होता है। यहाँ पर आपको मेनली ये चीज़ें देखने को मिलती हैं इंट्रावेस्कुलर में, हीमोग्लोबिनीमिया, हीमोग्लोबिनूरिया, ठीक है? तो आपने ये पढ़ लिया कि आपका हीमोरेटिक एनीमिया में क्या होता है, आरबीसी की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है जिसकी वजह से आपके बोन मैरो के अंदर आपको वाइडनिंग देखने को मिलती है, थैलेसेमिक फिशेस वगैरह देखने को मिल सकते हैं, डैमेज रेड सेल्स मिलते हैं, सिकल सेल, हिस्टियोसाइट, इलिप्योसाइट्स इस टाइप के सेल्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा फीचर्स ऑफ द रेड सेल डिस्ट्रक्शन यानी कि जब आपके रेड सेल डिस्ट्रॉय होते हैं तो या तो वेसल के बाहर होंगे या अंदर होंगे और उस हिसाब से आपको फीचर्स देखने को मिलेंगे। दिस इज़ ऑल यू नीड टू नो अबाउट हीमोलाइटिक एनीमिया। अब हम पता है क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे कि मैं आपको सारे के सारे जो हीमोलाइटिक एनीमियाज़ होंगे वो पढ़ाऊँगी, ठीक है? अगर मैं आपको वो क्लासिफ़िकेशन दिखा दूँ, आपको हीमोलाइटिक एनीमिया का इंट्रोडक्शन तो दे दिया, मैंने आपको बता दिया इसमें क्या होगा। अब हम क्या करेंगे, अब मैं आपको एआईएचए पढ़ाऊँगी व्हिच इज़ ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया, फिर एक लेक्चर में मैं आपको पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन पढ़ाऊँगी, एमएचए पढ़ाऊँगी, साइट्स वाला पढ़ाऊँगी, थैलेसीमिया मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ माइक्रोसाइटिक एनीमिया की हेडिंग में। लेकिन क्योंकि इसके अंदर भी आरबीसी टूटते हैं, हीमोग्लोबिन टूटते हैं, तो इसको हम हेमोरेटिक एनीमिया भी कह सकते हैं। सही है? इसके अलावा जी6पीडी भी पढ़ाऊँगी और सिकल सेल भी पढ़ाऊँगी। जल्दी-जल्दी से आपने सारे लेक्चर्स को 2x पे सुन के ख़त्म करना है, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है।